वो रहस्य तो पूरा राज्य जानता है कि मेरा जन्म मैना के अंडे से हुआ है। लेकिन रानी मैनावती, मैं उस रहस्य की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर ये बताओ कि तुम्हारे प्राण किस चीज में बसते हैं। रामपुर नामक गांव में शंभुनाथ नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी राधा के साथ खुशी खुशी रहता था, जिसका अनाज बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। एक तरफ जहां शंभुनाथ को उसके व्यापार में दिन पर दिन बड़ा मुनाफा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में काफी सालों से मायूसी छाई हुई थी, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से शंभुनाथ और उसकी पत्नी राधा की कोई भी संतान न होना था। अजी सुनते हो, पास वाले गांव में पुरोहित जी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं 21 दिन तक हर रविवार का व्रत करके भगवान जी को भोग लगाऊंगी तो हमें संतान हो जाएगी। मन बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है, पर मुझे लगता है कि अब सारा जीवन हमें बिना संतान के ही रहना होगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं जी? मैं सच बोल रहा हूँ राधा, और सच को सहने की आदत अब तुम भी डाल लो तो अच्छा है। शंभुनाथ ये मान बैठा था कि अब उसके घर कोई भी संतान नहीं होगी, लेकिन राधा अभी भी इस उम्मीद में हर व्रत और पूजा पाठ कर रही थी कि एक दिन उसके घर में भी छोटे बच्चे की किलकारी गूंजेगी। दूसरी तरफ राधा का स्वभाव था कि वो पक्षियों से बहुत प्रेम किया करती थी, इसलिए वो अपने आसपास पक्षियों को पानी और हर रोज दाना डाला करती थी। एक दिन जब राधा अपने बगीचे में टहल रही थी, तब उसकी नजर वहाँ पर एक पेड़ पर बने मैना के घोंसले पर पड़ी। घोंसले में मैना ने सुनहरे रंग का एक बहुत सुंदर अंडा दिया था, जिसे देखकर राधा हैरान रह गई। अरे, ऐसे सुनहरे रंग का अंडा तो मैंने पहली बार देखा है। सच में ये बहुत सुंदर है। हर सुबह मैना और मैना का जोड़ा भोजन की तलाश में दूर निकल जाया करता था और शाम होते ही घोंसले में वापस आया करता था, और ये सब राधा हर रोज देखा करती थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से मैना और उसका जोड़ा घोंसले में वापस नहीं लौटा था, जिसने राधा को भी चिंतित कर दिया था। एक सुबह जब वो फिर से बगीचे में अंडे को देखने पहुंची, ठीक उसी वक्त वो अंडा घोंसले में से लुढ़क कर राधा के पास आ गया, और फिर अगले ही पल उस अंडे से एक छोटी सी लड़की बाहर निकली। राधा उस बच्ची को घर ले आई और बगीचे में जो घटना घटी थी उसके बारे में शंभुनाथ को बता दिया। जी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे एक पक्षी के अंडे से एक इंसान का बच्चा निकल सकता है। अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है राधा। शायद इस बार भगवान ने हमारी सुन ली, इसलिए तो हमें इतनी प्यारी संतान दी है। ठीक है, अब से तुम हमारी बेटी हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मैना के अंडे से हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मैनावती है। मैनावती एक सरल स्वभाव की सुंदर और गुणवान कन्या थी, इसलिए ऐसी कन्या पाकर शंभुनाथ और राधा दोनों बहुत खुश थे। मैनावती के जवान होने के साथ साथ उसके गुण व रूप दिन ब दिन निखरता जा रहा था। ऐसे में उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन गांव में भ्रमण करने आए राजा की नजर जब मैनावती पर पड़ी, तो वो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। जीवन में पहली बार इतनी सुंदर स्त्री देखी है। वाकई में बहुत अद्भुत सौंदर्य है इस सुंदरी का। सेनापति जी, कृपया में बताइए ये कौन है? महाराज, ये इस गांव में अनाज के सबसे बड़े व्यापारी शंभुनाथ की बेटी है। तो शुभ काम में देरी किस बात की? हमें आज ही शंभुनाथ जी के घर चलना चाहिए। उसके बाद राजा शंभुनाथ के घर मैनावती का हाथ मांगने पहुंचा। हम आपके घर अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है शंभुनाथ जी। अरे छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, आप जैसा दामाद पाकर हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तो फिर यह लीजिए, हम आपके लिए कुछ भेंट लेकर आए हैं। कुछ समय बाद मैनावती का विवाह राजा के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया, जिसके बाद राजा मैनावती को अपने महल में लेकर आ गया
रानी मैनावती इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे देखकर मोहित हो जाया करता था। इसलिए पूरे महल और राज्य में लोग रानी मैनावती की बड़ी इज्जत करते थे और राजा के लिए तो मैनावती मैना सुंदरी हो गई थी। राजा का प्रेम मैनावती के लिए ज्यादा था, इसलिए राजा की पहली पत्नी यानी कि बड़ी रानी मैनावती से जलने लगी थी। और फिर एक दिन, महाराज, जब से मैनावती महल में आई है तब से यहाँ सभी लोग बस उसी की बातें करते हैं, जैसे वो आसमान से आई कोई परी हो। बड़ी रानी, आपने सही कहा। रानी मीनावती का जन्म मैना के अंडे से हुआ है। अब ऐसे में हम उसे आसमान से आई हुई परी ही समझते हैं। तभी जो मैं कहूँ, मैनावती इतनी ज्यादा सुंदर और रूपवान कैसे है? रानी मैनावती का ये सच जानकर बड़ी रानी को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही बड़ी रानी ने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वो मैनावती को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। उस दिन अवसर का लाभ उठाकर बड़ी रानी रानी मैनावती के पास जा पहुंची। मैना सुंदरी, जितना सुंदर तुम्हारा रूप है उतनी ही रहस्यमयी तुम्हारा जन्म है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगी अपने जन्म का वो रहस्य जो सिर्फ तुम्हें पता है? वो रहस्य तो पूरा राज्य जानता है कि मेरा जन्म मैना के अंडे से हुआ है। लेकिन रानी मैनावती, मैं उस रहस्य की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर ये बताओ कि तुम्हारे प्राण किस चीज में बसते हैं? तो सुनिए बड़ी रानी, हमारे घर के बगीचे में 1000 साल पुराना कुआं है, जिसकी गहराई में एक संदूक रखा है। उस संदूक के अंदर एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया के अंदर मौजूद मोतियों की माला में मेरे प्राण बसते हैं। मैनावती की मौत का रहस्य जानकर बड़ी रानी भीतर से बहुत खुश हुई और फिर कुछ दिन बाद उसने राज्य के सर्वश्रेष्ठ गोताखोर को अपने पास बुलाया और उसे वो मोतियों की माला लाने को कहा जिसके अंदर मैनावती के प्राण बसते थे। लेकिन महारानी, यह अनुचित है। नहीं, मैं ये अपराध नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरा बताया काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी और साथ ही तुम्हारे परिवार को भी मार डालूंगी। नहीं महारानी, आप ऐसा कुछ मत करना। मैं वो मोतियों की माला लाकर आपको दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम असफल होकर लौटे तो तुम भी मृत्यु के अधिकारी बनोगे। रानी के डर से गोताखोर उस दिन शंभुनाथ के बगीचे में पहुंचा और उसने कुएं में छलांग लगाकर उसमें से वो संदूक बाहर निकाल लिया जिसके अंदर पड़ी मोतियों की माला में रानी मैनावती के प्राण बसते थे। गोताखोर ने संदूक को खोल लिया और उसके अंदर पड़ी उस छोटी सी डिबिया को लेकर बड़ी रानी के पास आ गया। उस डिबिया के अंदर मोतियों की एक बहुत सुंदर माला थी जिसे पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई और इसके जवाब में उसने गोताखोर को खूब सारी बेशकीमती सोने चांदी की मुद्राएं भेंट की। तो वहीं दूसरी तरफ उस रात अचानक रानी मैनावती की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद राजा ने महल में अपने राजवैद्य को बुलाया। लेकिन मैना सुंदरी को देखने के बाद राजवैद्य ने राजा से ये तक कह दिया, रानी मैनावती पेट से हैं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महाराज, ऐसे में मेरा अनुभव कहता है कि रानी मैनावती अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगी। राजवैद्य के मुख से ये बातें सुनकर राजा हैरान और बेहद दुखी हो गया। इसी दौरान मैना सुंदरी ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, महाराज, मैं अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है महाराज। कैसी विनती महारानी? महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जलाया ना जाए, बल्कि मेरे शरीर को किसी दूसरी जगह पर मिट्टी में गाड़ दिया जाए और फिर उसके ऊपर एक महल बनाया जाए। महाराज, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिनों के अंदर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने से मैना सुंदरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके शरीर को किसी दूसरे स्थान पर दफनाया गया और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा महल खड़ा कर दिया गया।
एक दिन राजा ने देखा कि जिस जगह पर रानी मैनावती के शरीर को रखा गया था वहाँ पास में एक छोटा बच्चा मौजूद था, जो राजा को देखकर जोर जोर से रोने लगा। अब राजा हर रोज वहाँ आता और उस बच्चे को थोड़ी देर निहार कर वापस चला जाता। धीरे धीरे वो बच्चा अब पूरे 10 साल का हो चुका था। ऐसे में राजा ने उससे पूछा, बेटा, मैं बहुत सालों से तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम कौन हो और इस महल के अंदर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे माँ बाप कौन है? ये मेरी माँ है जो हर रात को मुझे खाना खिलाती है और फिर दिन होते ही वापस से सो जाती है। उस बच्चे की बातें सुनकर राजा दंग रह गया, क्योंकि बच्चे ने रानी मैनावती की तरफ इशारा करके ये सारी बातें कही थी। फिर एक दिन राजा ने बच्चे से कहा, बेटा, आज तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। तुम आज अपनी माँ से पूछना कि वो दिन में तुम्हें खाना खिलाने क्यों नहीं आती, सिर्फ रात में ही क्यों आती हैं। राजा की बात मानकर उस रात बच्चे ने अपनी माँ से ये सवाल किया, जिसके जवाब में मैनावती ने कहा, बेटा, वो मोतियों की माला जिसमें मेरे प्राण बसते हैं वो बड़ी रानी पहनती है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो उसे उतार देती हैं। इसलिए रात को मैं जीवित हो उठती हूँ, लेकिन सुबह होते ही जैसे ही बड़ी रानी उस माला को वापस से पहनती है तो मेरी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने ठान लिया कि वो कैसे भी करके बड़ी रानी से वो मोतियों की माला लेकर रहेगा। राजा ने कई कोशिशें की, लेकिन बड़ी रानी उस मोतियों की माला को अपने से अलग करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में राजा ने एक नई योजना बनाई। उस दिन राजा बच्चे को लेकर बड़ी रानी के पास गया और बोला, महारानी, ये हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हैं जो हमारे मित्र हैं। भानु प्रताप जी उनका पुत्र है। कुछ दिन हमारे महल में रहना चाहते हैं। क्या आप कुछ दिन इस बच्चे की देखरेख कर सकेंगी? हाँ महाराज, क्यों नहीं। इस बच्चे को मैं एक माँ की तरह प्यार दूंगी। बच्चे को एक योजना के तहत बड़ी रानी के पास भेजा गया था, इसलिए जब उसने रानी के गले में मोतियों की माला देखी तो वो उसे मांगने की जिद करने लगा। मुझे इस माला के साथ खेलना है, इस माला के साथ खेलना है। नहीं, ये माला मैं तुम्हें नहीं दे सकती। रानी के मना करने के बावजूद भी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा भी वहां आ पहुंचा और रानी को समझाने लगा। राजा की बात सुनकर बड़ी रानी भावुक हो गई, जिसके बाद उसने वो मोतियों की माला निकालकर उस बच्चे को दे दी। लेकिन बच्चे ने ले जाकर उस माला को अपनी माँ मैनावती के गले में पहना दिया, जिसके बाद मैनावती फिर से जीवित हो उठी। लेकिन दूसरी तरफ राजा ने बड़ी रानी को उसके किए की सजा देने का फैसला कर लिया। उस रात वो बड़ी रानी के पास गया और बोला, महारानी, ये वक्त आराम से सोने का नहीं, यहाँ से भागने का है, क्योंकि दुश्मन देश ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। नहीं महाराज, मैं मरना नहीं चाहती, आप मुझे बचा लीजिए महाराज। हाँ महारानी, आपको बचाना मेरी पहली प्राथमिकता है, इसलिए आपको कुछ दिनों के लिए हमारे महल के तहखाने में छिपना होगा, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही आपको लेने मैं आऊंगा। इसके बाद बड़ी रानी को महल के एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया, जिसके बाद राजा गुस्से में आग बबूला होते हुए रानी से बोला, तुमने रानी मैनावती के साथ जो भी किया उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, इसलिए आज से जीवन भर के लिए तुम इसी तहखाने में सड़ोगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम पर फिर से भरोसा करना बेवकूफी होगी, इसलिए तुम्हें जो सजा दी गई है वो तुम्हें भुगतनी होगी। बड़ी रानी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजा अब मैनावती और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपने महल में रहने लगा था।